अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो अब नए से नए चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा है सियासतदानों को। बहुत सारी ऐसे इश्यूज जो कि देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन सम टाइम्स वो बहुत बड़े बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक हलके के अंदर कई के पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं और उनमें से चूज़ करना एक इशू बन जाता है और इस वजह से हमने देखा माजी में कई बार सीट्स भी उन सियासी जमातों ने लूज़ की हैं। बहर ये इश्यूज हैं जिनको सियासी क़यादत ने डील करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो कहाँ तक पहुंची है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को अभी ट्रेनिंग की मजीद ज़रूरत है, अभी उसे ट्रेंड किया जा रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद चौधरी साहब और मुबशर बुखारी साहब। दोनों किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, बड़े सीनियर ज़िया निगार हैं और सहाफ़ी हैं। जबकि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर ये जरदारी साहब ने तो बिलावल साहब को यानी ये कह दिया कि अभी वो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सर अंडर ट्रेनिंग है सर अभी? नहीं, वो जवानों को पीरों को उस्ताद कर, वो मामला कुछ और है। सर ये जरदारी साहब को नहीं मालूम था सर? अच्छा, मुझे इजाजत है कुछ? जी सर प्लीज, जी सर प्लीज। मुद्दा हो गया हूँ लेकिन जी सर, नहीं सर, सर आप जवान है सर, आपको देख के हम उम्मीद पकड़ते हैं सर। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं इस रीजन के अंदर। जी जी। जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मगरबी साम्राज्य है उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि मगरबी साम्राज्य किस तरीके से यहाँ पे काम करता रहा है। मुसद्दक के साथ क्या हुआ ईरान में, जमाल अब्दुल नासिर के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, शाह फैसल के साथ क्या हुआ, बीबी शहीद के साथ क्या हुआ। तो ये मगरबी साम्राज्य के पंजे यहाँ पे गड़े हुए हैं। अब उसके अंदर क्या आप इतनी तेज रफ्तारी से जाएं कि खतरात को मोल लें? चेयरमैन बड़ी दिलेरी से हर एक को चैलेंज कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, या ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ें और अल्टीमेटली कामयाब हो। ये एक रहता है कि नहीं, आप जंग में उतरते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे में ढाल होती है। तो ये जरा सी एक समझाने वाली बात थी और मजीद तो इश्यूज के ऊपर तो कुछ नहीं समझाना। मैं ये समझता हूँ कि सिलसिला यही है कि हमें जो चेयरमैन माओ ने जैसे कहा कि दरिया तुंदो तेज है कॉमरेडो, नदी नालों से होके बढ़ो। तो थोड़ा सा कंसर्न है प्रेसिडेंट जरदारी साहब, और शायद उतना ही मैं कंसर्न हूँ इस बारे में कि वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आगे जा रहे हैं। और इसमें क्योंकि वक्त हमारे साथ है, वक्त का बहाव जो है वो मुस्तकबिल की तरफ है, और ये जो माजी परस्त हैं और ये जो रजत पसंद हैं, इनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। तो दुनिया बदल रही है। अब इसके साथ साथ किस तरीके से अपनी पॉलिसी बनाई जाए, तो पॉलिसी के अंदर बाज़ औक़ात, और वो हर जगह होते हैं, मतलब ये कि हमारे सेंट्रल कमेटी में भी बैठ के मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस पे इतनी तालियां ना बजाई जाएं, खुशियां ना हो कि जी बस पीपल्स पार्टी टूट गई, उन्होंने उनको ये कह दिया। और मेरे ख्याल से कुछ तस्वीरें जो छपी हैं उन्होंने इस स्टोरी को किल कर दिया है। सर वो फैमिली की पिक्चर्स हैं। असल में फैमिली के अंदर आप किस तरह से रहते हैं ये पाकिस्तान के अवाम का कंसर्न नहीं होना चाहिए और ना ही है, मेरा ख्याल मेरे है। ख्याल से ये होना चाहिए। सियासत जो है ना सर, उसका अंदर आपके नज़रियात क्या है, ये मेरा ख्याल मेन कंसर्न होता है लोगों का। और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें उनके दरमियान इत्तेफाक मौजूद नहीं है। ये बात है। चलिए, नहीं होगी, आप खुश हो जाएं। लेकिन ये कि ये जो है बात कि क्या हमारे उसूल बदल गए? क्या जरदारी साहब कुछ और बात कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। जो हमारे उसूल हैं उसके ऊपर दोनों चल रहे हैं। और इस बात को आप ना भूलें कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है।
फैमिली एक कलीदी है, फैमिलीज से मिलके कोई माशरा बनता है, कोई मुल्क बनता है। तो अगर फैमिली के अंदर हारमोनी नहीं होगी तो फिर वो जो है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अवाम जो है वो ऐसी फैमिलीज देखना चाहते हैं कि जिसमें छोटे बड़ों का अदब करें, बड़ों की शफकत हो। मेरे ख्याल से यही हमारा माशरा है, यही हमारी बुनियादी वैल्यूज हैं। सर कोई आपने ये नहीं कहा, मानता तो जी बिल्कुल ठीक बात है सर। अल्लाह ताला फैमिलीज़ को बिल्कुल मुत्तहिद रखे, सबकी फैमिलीज़ को मुत्तहिद रखे। सर आपने भी ये कहा दुनिया बदल रही है और ये बात दुरुस्त है। नौजवान जो हैं वो आगे आना चाह रहे हैं और आगे आ भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सर अब इलेक्शन होने जा रहा है, 2 करोड़ 20 लाख नया वोटर आया सर। ये ज़ाहिर है कि इनमें से कुछ तादाद ऐसी भी हो सकती है जिन्होंने पहले वोट रजिस्टर्ड ना करवाया हो, उनकी उम्र हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन इसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि 18 साल के बच्चे अब हुए हैं। सर वो जो बच्चे हैं, वो जो अब नया वोटर आया है, वो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उनको अपनी तरफ माइल कर पाएगी सर? देखिए, पहले तो ये कि ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। जी जी बिल्कुल ठीक बात पुरानी है। सियासत गरी ख्वार है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने वो जो मिसरा बोला है मुझे बिल्कुल उस बात का इदराक है, मैं उस पर नहीं, मैंने कहा कि आपने कहा दुनिया बदल रही है, तो ये बात मैं इससे और इत्तेफाक इसमें करते आगे बढ़ा हूं। आगे जाके अल्लामा फरमाते हैं कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, आज़ाद कर, बिल्कुल ठीक बात। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वो जो पुरानी सियासत गरी है, जी जी उसके ऊपर एतराजात हैं, और उसको छोड़ना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और नए दौर के नए चैलेंजेस हैं, दुनिया बदल रही है। राबे कौन फिर पिला साथिया, नए जाम गर्दिश में ला साथिया, ये अल्लामा ने इसी में बहुत गहरे शेर कहे हैं ये। तो अब ये कि बात के आखिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे। दूसरे ये कि हम अगर जा रहे हैं इलेक्शंस के अंदर तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी आइडियोलॉजी पे और अपने प्रोग्राम पे जा रहे हैं। तो वो प्रोग्राम जो इकोनॉमिक रिवाइवल का है, वो जो हुकूक का और आज़ादियों का प्रोग्राम है, क्या हम उसको लेके अवाम में ना जाएं। और अब आपने देख लिया कि ये 4-5 वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे थे, उसमें इस नए प्रोग्राम को पजीराई मिली है और इसको हम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। जो सबसे बड़ा हमारे गर्दन में गुलामी का तौक है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, और उससे किस तरीके से आज़ाद होना है। मुझे एक मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस है, उससे कैसे रिहाई ली जाए। आज़ादी क्या है, ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है ना, कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। आज सूरत हाल ये है कि हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, हमारे फैसले कहीं और हो रहे हैं, और जो एक मगरबी साम्राज्य की गिरफ्त है वो हमारे ऊपर तेज से तेज होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आवाम तक ले जाने की हैं, और इंशाअल्लाह उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो पार्टी के लीडर और चेयरमैन साहब बताते रहें और उनको पजीराई मिल रही है। तो आप ये समझते हैं कि ये 2 करोड़ 20 लाख नया नौजवान वोटर है, पीपल्स पार्टी इनको अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, वो तो खैर कहीं और नहीं जाते, लेकिन बड़ी बात यह है कि नौजवानों को भी और बुजुर्गों को भी अब ये बताना है कि हाँ, ये हमारे मसाइल हैं और इन मसाइल से निपटने का तरीका हमारी नज़र में ये है। आगे जो होगा वो अल्लाह के हाथ में। बहुत मेहरबानी ताजदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सही चो साहब, आपने सुना ताजदर साहब को मैंने जो सवाल किया शुरू में, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल माइंड सा कर गए, मुझे लगा जैसे ना कि चूँकि अब एक इशू है जरदारी साहब का, एक इंटरव्यू आया, उसको सब डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने उसी अंदाज में उनसे बात की। लेकिन बाहर असल बात जो है वो तो सिंपल इतनी है कि 2 करोड़ 20 लाख वोटर है, नया वोटर जो है ये अब किस तरफ जाएगा। ये अगला इलेक्शन का जो डिसाइड है ना, मैं वो फैसला, वो ये फैसला कौन वोटर होगा। अच्छा, ये जो 2 करोड़ 20 लाख वोटर नए आए हैं, इनके बारे में ख्याल लीजिए, नए बालक हुए हैं, उनकी उम्र जो है वो वोट देने की उम्र को पहुंचे हैं। आपने कहा कि इसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने पहले अंदराज ना करवाओ। मेरे ख्याल नाजरा का सिस्टम कुछ ऐसा, वो पहले वाले अंदराज साथ साथ होता रहता है। वो जब बनता है आपका आईडी कार्ड तो पूछ लेते हैं जनाब आपने मुस्तकिल एड्रेस पे वोट रखना है या कहाँ रखना है। और दूसरी बात ये जो नौजवानों को अट्रैक्ट करने वाली बात है ना,
ये कोई ज़रूरी नहीं। बिलावल साहब जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को नौजवान की आदत के तौर पे, है भी नौजवान, कि जनाब नौजवानों के मसाइल एक नौजवान ही समझ सकता है, तो नौजवान मेरी हमारा जो कल्चर है, जो ज़मीनी हकीकत है, इसको भी ज़रा देखनी चाहिए सियासत में। पोलिंग वाले दिन जब बंदा वोट डालने जाता है, उससे पहले जो बहस कर रहा होता है वो कुछ और कर रहा होता है, घर में कुछ सूरत हाल और होती है। आपने देखा होगा यहाँ बहुत कम घर ऐसे नज़र आएंगे आपको, घराने जिनके ऊपर 2 पार्टियों के झंडे लगे हों। ख़ास तौर पे वो फैमिलियाँ जो वालद यानी कि जिसमें चचा वगैरह शामिल नहीं होते। अगर चचा वगैरह हो फिर बीच में हो जाता कजन वगैरह में। 1 यूनिट की बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, एक यूनिट जो है खानदान जिसको कहते हैं हम कानूनी तौर पे, वहाँ 2 झंडे नज़र नहीं आते। अब ये ज़रूरी नहीं, अब या तो ये नौजवान अगर कहीं और जाना चाहते हैं अपने वालदैन से हटकर, तो फिर ये वालदैन को कायल करेंगे कि अब्बा जी ऐतकी ना नौजवान की आदत में वोट दे दीजिए, या फिर अब्बा जी हैं अगर वो समझ रहे कि नहीं ये बाबे ठीक हैं, ये मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, ये आजमाए हुए हैं, जो भी उनके पास उसकी है, तो फिर जो बाबे फैसले करेंगे ना घर में, होना वही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इस फार्मूले पे कायल नहीं हूँ कि जनाब नौजवान अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली। अब देखें केपी में क्या होता है, केपी में खवातीन वोट ही नहीं देने जाती, वो महदा हो जाता। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, वो तो कानून बनाना पड़ा कि इतने % खवातीन वोट देंगी तो वो सही इलेक्शन, तो वो इसलिए नहीं, वो महदा हो जाता है दोनों फरीकों के दरमियान, या जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो कहते हैं जनाब खवातीन का वोट पाने की लोड़ है, जिधर मर्दा ने देना उधर देना। आईनी कानूनी तौर पे तो ये हक हासिल है मुझे कि मैं अपने वालिद साहब से, वालदा से इख्तिलाफ करूँ, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से इख्तिलाफ करूँ, लेकिन ज़मीनी हकीकत वही है जो मैंने अर्ज कर दी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं जब अगर इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी जो है ना बुखारी साहब, ये एक ऐसी जमात है जिसमें नौजवान भी क़यादत भी मौजूद है और बाबे भी मौजूद हैं। यानी अभी आप देख रहे हैं जरदारी साहब, माशाल्लाह उनकी इतनी एज है, और ताज अदर साहब अभी हमने लिए हुए थे। पीपल्स पार्टी में मतलब सीनियर क़यादत भी मौजूद है और नौजवान क़यादत भी उनके पास आ गई है। ये दोनों मिलकर क्या वोटर को अट्रैक्ट कर सकेंगे, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में? देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हिस्टोरिकली थोड़ा सा चौधरी साहब की बात को भी आगे बढ़ाऊँ। एक तो झंडा कल्चर हमारे ख़त्म हो गया हुआ है। अब आपको शाज़ो नादरी झंडा नज़र आता है। फिर 2018 के बाद जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम था सेपरेट विद इन द फैमिली, और ये भी एक अजीब सी लेकिन अनहोनी भी बात थी, खुशगवार भी थी, कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के इन्फ्लुएंस से निकलना शुरू हो गए, और यहाँ तक कि हाउस वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के इन्फ्लुएंस से निकलना शुरू हो गई। ये क्रेडिट जो है नौजवान वोटर्स को इंक्लूड करने का, ये पीपल्स पार्टी को ही जाता है। 18वीं तरमीम के बाद 18 साल का वोटर किया। इससे पहले ये जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आ चुके थे। और नहीं, उस वक्त तक जो है वो 20 साल उम्र थी, इसको फिर 21 साल उम्र थी। ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान भी पीपल्स पार्टी को हुआ। जब 2013 के इलेक्शन हुए उस वक्त भी तकरीबन 2 करोड़ वोटर नया आया था, और वो पीपल्स पार्टी के हक में नहीं गया। मैं चूंकि आपको पता है एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हर 4 महीने बाद बैचेस बदल जाते हैं। हर 4 महीने बाद अब जो मेरे पास बैच है वो 18 साल 19 साल का बैच है। बहुत सारे बच्चे इनडिसाइसिव है। यस, जब वो इनडिसाइसिव बच्चों को मैं देखता हूँ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास चांस है, क्योंकि अगर आपने जैसे खुद फरमाया भट्ट साहब कि पीपल्स पार्टी में आप देखें कराची में पूरी क़यादत जो है वो यूथ कर रही है वहाँ। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसी तरह उन्हें मुर्तज़ा वहाब को देख लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नासिर हुसैन शाह भी, उन्हें भी यंग उसमें शुमार कीजिए। नासिर हुसैन शाह साहब को आप यंग कह रहे हैं, आपकी मेहरबानी। ठीक है ना, तो मतलब बहरहाल ताज हैदर साहब हो गए, उनके मुकाबले में, उनके मुकाबले में तो बिल्कुल कर सकते हैं। रूम मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है। ये जो नई बिल्कुल 18 साल का फ्रेश वोटर है, उनके जहन भी रॉ हैं, अगरचे वो कुछ इन्फ्लुएंस्ड हैं कुछ पार्टी से, लेकिन फिर भी गैप मौजूद है, उसको फिल किया जा सकता है। उसके लिए हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। अब उसका सबसे बड़ा चंक जो है वो पंजाब में है। उस 2.5 करोड़ वोटर का सबसे बड़ा चंक पंजाब में है, और वही हमने आपके एक प्रोग्राम में शिकवा भी किया था कि भाई ठीक है, पंजाब में आपकी जो मोटिवेशन है और मोबिलिटी है,
دونوں اس طریقے کی نظر نہیں وہ تو آ ہے ہی رہی. نہیں، بالکل. تو لیکن جو موٹیویشن موبیلٹی کے پی میں دکھائی پیپلز پارٹی نے, ابھی کوئٹہ جا رہے ابھی ہیں, کوئٹہ تو جا رہے ہیں آنے والے دنوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی تک ہمیں وہ لیول آف کمٹمنٹ ادھر نظر نہیں آیا. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور یہاں پر مینار پاکستان پہ جلسہ تھا, تو میں اس کی لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا. میں نے اس جلسے کو بڑا یعنی دور تک کور کیا ہے, یعنی باقاعدہ میں پیدل چل کے, کیونکہ گاڑی تو ایسے ہی نہیں جا سکتی تھی, لیکن میں جان بوجھ کر پیدل چلا تھا کہ لوگوں کو دیکھوں کہ وہ کیا ان میں جوش ہے کہ نہیں ہے. مجھے ایک یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جان کر یہ دیکھ کر مجھے ایک خوشکن سی حیرانی ہوئی کہ نوجوان اس میں بہت بڑی تعداد میں تھے. یعنی یہ نہیں کہ اس میں ایجڈ لوگ نہیں تھے, ایجڈ لوگ بھی تھے, لیکن نوجوانوں کی تعداد ایجڈ سے بہت زیادہ تھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے یا ایک خیال ہے کہ نوجوان صرف اور صرف ایک ہی پارٹی کی طرف جائے گا, ایسا میرے خیال ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. بہرحال اس ایشو کے اوپر اور مزید جو دیگر معاملات ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. دہائیوں پر محیط تاریخی برادرانہ تعلقات, پاکستان اور متحدہ عرب امارات, دونوں ممالک تجارت, دفاع اور مشترکہ معاشی ترقی کے لیے پرعزم. توانائی, فوڈ سیکیورٹی, کان کنی, ایویشن اور بینکنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اس دور میں ایسی ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں, وہ کسی کی مقدسات ہوں یا کتب ہوں. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں, کیونکہ ہمیں اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ, کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان, اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین مسلمان اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں, یہ جو دل آزاری کی باعث ویڈیو بن رہی ہیں ان سے ہم اجتناب کریں, اور ان کی روک تھام کے لیے ہم جو ہے اس تحریک کا جو کہ آج کل چل رہی ہے میڈیا کے ذریعے اس کا حصہ بنیں, تاکہ ہم احترام انسانیت کو فروغ دے سکیں, اور ایسی کوئی ویڈیو جو کہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنے اس کو ہم روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکے, کیونکہ اسلام مجھے اسی چیز کا درس دیتا ہے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2 کروڑ 20 لاکھ نیا ووٹر جو آیا ہے یہ کس طرف جائے گا, کیونکہ یہ بڑا ان کا فیصلہ کن ایک رول ہو سکتا ہے آنے والے انتخابات کے اندر. اس وقت ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. السلام علیکم سر. سر یہ 2 کروڑ 20 لاکھ ووٹر جو ہے یہ سر نیا آیا اس بار الیکشن میں, اور یہ آپ کی پارٹی بھی نہیں ہے سر. آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی ان ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گی سر؟ پورا کھیل پچھلے 1.5-2 سالوں میں رچایا
اس کی مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے ماشاءاللہ صحافی ہیں، آپ ایک ایک چیز خود ہر روز ویلاگ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر مخالفت تو ہے، ان حالات کے اندر سوشل میڈیا، اب جبران الیاس سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، عمران غزالی ڈپٹی ہیڈ ہے، دونوں امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور دونوں ایک غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے جناب پراپر عہدیدار ہیں. آپ کا یہاں پہ جتنے آپ کے برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یو اے کے اندر، کینیڈا کے اندر جتنی آپ کی سوشل میڈیا کی ان کی ٹیم بیٹھی ہے جو فرسٹ آف آل عدالتوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے مخالفین کے خلاف پہلے وہ لانچ کرتی ہے چیزیں، جتنی نیگیٹو، گندی، رذیل، ذلیل، پھر اس کے اوپر ایک اس کو بیانیہ آگے گھڑا جاتا ہے، پھر اس بیانی کے اوپر مسلسل ویلاگ کروائے جاتے ہیں اور ایک پوری کمپین ہے جو لانچ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے مقصد، پہلے وہ بھیجتے ہیں جو وہ کوئی جناب 500 1000، میں تو اندر کا بندہ ہوں، میں رہا ہوں، مجھے ایک چیز پتہ ہے، وہ 300-400 بندہ پہلے چیزیں بنا کے، سکرین شاٹ بنا کے، ہر قسم کا مواد بنا کے وہ پہلے چیزیں لانچ کرتا ہے. چوہان صاحب میرا ایکچولی سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ آپ اس جو معصوم ووٹر سپورٹر ہے اس کو اپنی طرف ابھی تک اٹریکٹ اس طرح سے کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں یہ ایکچولی پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں بتاتا ہوں، اس میں آج سے 6 مہینے پہلے کی صورتحال کچھ اور تھی بٹ صاحب. اللہ پاک کے کرم سے کم 30-35% میں کم از کم ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ 30-35% لوگ جو ہے نا اب ان سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں. اب میرے حلقے کے اندر آج سے 6 مہینے پہلے 22 مئی کو میں نے جب پی ٹی آئی چھوڑی تھی پہلی پریس کانفرنس کر کے تو میں -1,00,000 میں تھا. اب اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں تقریباً کوئی 20% پہ 25% پہ میں اپنے حلقے پہ کھڑا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے نا، محنت کر کے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، پریس کانفرنس کر کے، 250-300 ٹاک شوز کر کے، اسی طریقے سے آئی پی پی کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بتانے، اور ہم ہی نہیں لگے ہوئے. سر آپ کے خیال میں آپ پنجاب کے اندر کتنی سیٹیں جیت لیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں واپس اور ان کا بہت بڑا استقبال ہوا ہے، اور آپ نے ویو کی بات کی ہے تو باقی کا تو میرا خیال ہے اتنا اثر شاید نہ ہوگا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جب اپنی پارٹی کی کمپین کریں گے تو ان کی وجہ سے ایک ویو تو بنے گی. صوبے کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آئی پی پی کی حکومت ہوگی، پنجاب میں اتحادی ہوگی. ابھی میری پریڈکشنز ہیں اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو حالات و واقعات، نظائر، کرائم، اوپر نیچے، دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب، ساری چیزیں دیکھ کے سر صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، آئی پی پی کی حکومت ہوگی، نون لیگ اتحادی ہوگی، وفاق کے اندر ہم نون لیگ آپ کے نے اتحادی علیم ہوں خان گے. صاحب کو وزیر اللہ بنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے تو امیدوار نہیں رہے نا اب. انشاءاللہ علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. اوکے. اور اچھا جناب ایک 5 سال کا جناب آپ کو پرفارمنس پنجاب کے اندر ملے گی اور نظر آئے گی. تو یہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ اتنی تعداد میں جیت جائیں گے کہ مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ اتحاد کرنے پر، یا کوئی بھی دوسری پارٹی، پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیز آپ کے ساتھ اتحاد کر کے آپ کو وزارت اعلیٰ دینے پر مجبور ہوگی. یہ میری پریڈکشن ہے. میں سر آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ایسا ہو جائے گا. بالکل. دیکھیں حالات یہ ہے کہ آپ بتائیں ابھی صورتحال وہ نہیں ہے ہوا والی. میں آپ کو بتاؤں 2008 کا الیکشن تھا بٹ سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوا کا تھا، لہر کا تھا. 2013 کا الیکشن تھا پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لہر کا تھا. 2018 کا الیکشن تھا پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لہر کا اور ہوا کا الیکشن تھا. اب یہ حالات نہیں ہے، اب یہ حالات نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، اب نہ نون لیگ نہ جناب آپ کی ہماری آئی پی پی آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کو بھی دے دیں گے، ایک لے مین کو بھی، تو وہ اچھا الیکشن لڑے گا. پی ٹی آئی کیوں نہیں یہ کر سکتی؟ سر یہ چوہان سے فرمائے گا کہ الیکشن سے قبل نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی انتخابی الائنس ہو سکتا ہے؟ بھٹ صاحب میں پچھلے 3-4 مہینے سے ایک چیز دہرا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی دہرا دوں. سیاسی کارکن، سیاستدان اور سیاسی پارٹی 4 مفادات کے لیے جناب کھیلتی ہے اور ورک کرتی ہے پوری دنیا میں، ترقی یافتہ، ترقی پذیر یا بیکورڈ کنٹری ہو. ذاتی مفاد، پارٹی مفاد، عوام کا مفاد اور ملک کا مفاد.
ان 4 مفاد کے لیے اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کسی مخالف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا، ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا، کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، نہ وہ سیاستدان ہے نہ وہ سیاسی پارٹی ہے. تو جناب ہم تو سیاسی پارٹی ہیں. ہم تو الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی دونوں صورتوں میں ان چاروں مفادات کے لیے، جہاں ملک کا مفاد ہوگا، ریاست کا مفاد ہوگا، عوام کا مفاد ہوگا، پارٹی کا مفاد ہوگا، ہم بیٹھیں گے، نیگوشیٹ کریں گے، ہر قسم کی کوآرڈینیشن کریں گے. یہ نہیں ضد بازی جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی نرگسیت ہوتی تھی، میں نہ مانوں والی. وزیر اعظم ہے تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپوزیشن لیڈر ہے تو وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہر وقت اپنے ناک پہ ایک غصہ اور تکبر اور غرور اور انانیت اور نرگسیت لے کے بیٹھے رہنا، یہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتا. سر یہ مبشر بخاری صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہان صاحب السلام علیکم. چوہان صاحب بڑا اچھا لگا آج آپ واقعی میں مجھے ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن لگ رہے ہیں، کیونکہ جو پچھلی آپ کی جماعت تھی اس میں تو ہم نے آپ کا کروفاری دیکھا اور یہی دیکھا فلاں بھی وہ ہے، فلاں بھی وہ ہے، فلاں بھی وہ ہے، وہ جو آپ کی پارٹی کا بیانیہ تھا. تو آج آپ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک نیریٹو پیش کریں اور بہت اچھا لگا. یہ عرض یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے بیان آپ نے جو فرمایا کہ علیم خان صاحب سی ایم ہوں گے اور آئی پی پی جو ہے آپ نے ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ نون لیگ کی اتحادی ہو سکتی ہے، جبکہ جب آئی پی پی بن رہی تھی اس کی فارمیشن کے وقت ہی ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا تھا کہ آئی پی پی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے جو الیکٹیبلز ہیں، جیسے آپ جیسے لیڈر ہیں، انہیں روکا جائے پیپلز پارٹی میں جانے سے، اور پھر جب وقت آنے پہ انہیں ایک سپورٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا نون لیگ کے لیے. تو آپ کا بیان تو اس پرسیپشن کی تائید کر رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ صرف نون لیگ کے ساتھ ہوگا. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں، سندھ کے اندر ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے اور شاید ہو جائے. کے پی کے اندر ہمارا جے یو فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. ان 4 مفاد جو میں نے 4 مفاد آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ہمارا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ ہمارا تو 3 نکاتی ایجنڈا ہے: پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام. جو بدقسمتی سے پچھلے 12 سالوں میں تو چیئرمین تحریک انصاف کو استعمال کر کے اور تحریک انصاف کو استعمال کر کے ملک دشمن طاقتوں نے اس کو سبوتاژ کیا، ملک کی تعمیر کو بھی، ملک کی ترقی کو بھی اور ملک کے استحکام کو بھی. اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا، نفرتیں پھیلا دی، کدورتیں پھیلا دی، پولرائزیشن کر دی. اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے جو سوشل میڈیا پہ میں اور آپ ہم سارے دیکھتے بھی ہیں، بھگتتے بھی ہیں. چوہان صاحب ایسا ہی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس صورتحال کو ہمیں مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جانا چاہیے. چوہان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بخاری صاحب جو چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو الیکشن ہوگا 2024 کا، یہ ہوا کا الیکشن نہیں ہوگا، یہ پرسنالٹی کا الیکشن ہوگا. یعنی جس حلقے میں الیکٹیبلز جتنے مضبوط ہوں گے اس حساب سے جیت جائیں گے. یہ بات آپ کے خیال میں ایسے ہی ہے؟ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ الیکٹیبلز کا ہوگا. یہ یقیناً جہاں جس پارٹی کی اسٹرینتھ ہے وہاں پہ وہ پارٹیز اپنی کی سیٹس تو ضرور لیں گی. جو دوسری چیز مجھے لگتی ہے، جو انڈیسائسو ووٹر ہے اس کو کچھ پارٹیز اٹریکٹ کر لیں گی، لیکن وہ سوئنگ ووٹر جو ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے اس دفعہ ہم انڈیپینڈنٹس کی جو ہے وہ تعداد شاید کافی معقول دیکھیں اور پھر انہیں مختلف پارٹیز میں جاتے ہوئے دیکھیں. یہ میں ذاتی طور پہ محسوس کر سکتا ہوں. لیکن پارٹیز کی سپورٹ بیس سٹرونگ ہوتی ہے بٹ صاحب. مثلا پنجاب میں پی ایم ایل این ہے تو ہے، سندھ میں پی 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 ہے، کے پی میں اگر جے یو آئی ایف اور اے این پی کا اگرچہ وہ نہیں رہا لیکن بہرحال ان کی پاکٹس موجود ہیں. اسی طرح اب سندھ میں ان ٹرمز آف الیکٹیبلز پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. تو یہ ان کے الیکٹیبلز تو اس طریقے سے میٹر کریں گے اور ان کی جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ بھی میٹر کرے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ انڈیپینڈنٹس کا الیکشن زیادہ کہلایا جائے گا اس دفعہ. بخاری صاحب آپ نے جو اپنی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سعید چوہی صاحب جو ہیں وہ اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بڑی دیر سے میں محسوس کر رہا ہوں. تو چوہی صاحب آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ چوہان صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، چوہان صاحب کی جو سیاسی اپروچ ہے نا یا سیاسی تجزیہ ہے وہی درست نہیں ہے. اوکے، 2002 میں پرسنالٹیز کا الیکشن نہیں ہوا تھا، جی پارٹیوں کا الیکشن ہوا تھا.
आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें ले ली थी कि इनसे हुकूमत नहीं बन पा रही थी। बिल्कुल ठीक। और हुकूमत किसकी थी, इक़्तिदार किसका था, ऊपर कौन बैठा हुआ था, इसके बावजूद फिर वो पैट्रियाट बनानी पड़ी जी थी इनको। जी बिल्कुल। नून लीग के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो खड़े, जितने खड़े किए इन थे, टर्म्स ऑफ उनमें से- वोट भट्ट साहब 2002 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन था और पंजाब में 40 से ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स 2000 वोट्स के कम मार्जिन से हारे थे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये तो अपनी कैंपेन बना रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, जो इनकी बातों से नजर आया। ये नून लीग के साथ भी इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं, और ये अलग हुए हैं 71 बंदे, 71 में से 24 तो निकाल देना अलग, जो पहले अलग हो गए थे। ये 9 मई को, अच्छा, ये एहसान अफजल उस साहब, वक्त ये हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा, हमारे साथ इसके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपसे मेरे ख्याल पहले बात कर ली जाए, बजाय इसके कि मैं वो बात अभी करूं जो 2 करोड़ 20 लाख वोटर से रिलेटेड है, वो मैं आपसे ज़रूर करूंगा। लेकिन पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है, सुना ये जा रहा है कि उसको कम से कम 20 हलकों में ऐसी मुश्किल का सामना है कि वहाँ पर उनके पास 2 से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और अगर एक को टिकट तो एक को मिलेगा तो दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा, तो ये मुश्किल पैदा हो जाएगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा ऐसे चैलेंजेस पार्टीज को दरकार होते हैं, और ये तो बड़ी एक खुशाइन बात होती है कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं या 3 कैंडिडेट्स एक हल्के में से हों और दोनों तगड़े हों। लेकिन ये चीजें जब इलेक्शन की तरफ बढ़ती हैं तो ये सेटल भी हो जाती हैं। लाजमी नहीं है कि वो कैंडिडेट जो है वो आज़ादी खड़ा हो जाए, और ऐसा भी अगर सिनारियो आता है तो पार्टी की लीडरशिप उसमें इंटरवीन करती है और सुलह सफाई की कोशिश भी करती है, तो ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन ये खुशाइन बात है कि अगर हमारा एक हल्के में 2-2, 3-3 धड़े जो हैं वो तगड़े धड़े हैं और वो इलेक्शन की टिकट लेना चाहते हैं, तो मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखूंगा। ये चीजें नहीं, ये यकीनी तौर पे एक हेल्दी साइन है आपकी पार्टी के हवाले से। लेकिन सर, इसका एक नेगेटिव जो असर आया था वो 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन था, जब 20 टिकट्स आपने दिए और आपकी पार्टी की जो लोकल तंजीमें थी या लोकल वहाँ पे पहले उम्मीदवार थे जनरल इलेक्शंस में, उन्होंने आपकी पार्टी के दिए हुए उस वक्त के कैंडिडेट्स की सपोर्ट नहीं की, जिसके नतीजे में आपकी पार्टी वो इलेक्शन बुरे तरीके से हार गई। अब भी ऐसा कोई इम्कान लग रहा है आपको सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि टिकट देने का जो प्रोसेस है उसको बड़ा डीपली जाके पार्टी इस दफा देखेगी, और जो वर्कर्स की आवाज होगी, क्योंकि जो वर्कर अगर एक कैंडिडेट के साथ ना चले तो उसका फिर नुकसान होता है, और वो उस इलेक्शन में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो नजर आया था। तो इस दफा पार्टी इंश्योर करेगी, इसके लिए सर्वेज कराए जाते हैं, मुख्तलिफ वो मराहल होते हैं जिसके तहत से गुजर के फिर टिकट दिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह इन चीजों को हम कवर करेंगे। फैसलाबाद में सर बहुत इस तरह के जो है मसाइल, उसका मैं चूंकि पिन पॉइंट नहीं करना चाहता वो हल्के, क्योंकि मेरी जो है किसी के साथ वो हमदर्दी या मुखालफत नहीं है, तो मैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, कि वहाँ पर भी ये मसाइल आपको इस वक्त दरपेश हैं। जी, मेरे हल्के में भी ऐसा कुछ मसला चल रहा है जी, लेकिन जी मैं एग्जैक्टली मैं ये जो है बात कहना नहीं चाह रहा था, आपने खुद कह दी तो ठीक है। नहीं, लेकिन मैं इस उम्मीद पे हूँ कि पार्टी जो है वो बैठ के एक अच्छा फैसला करेगी, हमारे से भी मुशावरत करेगी। लेकिन देखिए, मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो हम पार्टी के साथ पिछले 30 सालों से खड़े हैं, तो हम जो है वो, जी आपके वालिद साहब पार्लियामेंटेरियन रहे हैं पंजाब असेंबली में, हम उन्हें कवर करते रहे हैं। मैं हवा का रुख नहीं देखता, और ना मेरी फैमिली ऐसा सोचती है, तो इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ हर लिहाज से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये पार्टी के ऊपर प्रोरोगेटिव पार्टी का होता है कि वो क्या फैसला करते हैं, और जहां तक हमने अपनी इंटरनल जंग लड़नी है वो हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर लड़ेंगे। राणा साहब, ये फरमाइएगा कि 2 करोड़ 20 लाख नया वोटर आया, आपसे पहले पीपल्स पार्टी और आईपीपी के जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और उनका ये ख्याल था कि वो इन वोटर्स को अपनी पार्टी की तरफ यानी माइल कर लेंगे कि वो इनको वोट दें। आपका भी यही ख्याल है सर कि ये 2 करोड़ 20 लाख वोटर जो नया आया है, ये इनमें अक्सरियत तो ज़ाहिर है कि नौजवानों की है, वो आपको ही वोट करेंगे सर?
देखिए, मैं समझता हूं कि हमने हकीकी मानों में यूथ के लिए काम किया जिसके नताइज भी आए। मिसाल के तौर पे लैपटॉप स्कीम एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में फ्रीलांसिंग जो है वो हुई। इसी तरह यूथ के हमेशा हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, मुख्तलिफ चीजें हों। हमने मुल्क को 13-18 में तरक्की दी जिसकी वजह से आपकी जो कह लें कि जो जॉब्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज निकली यूथ के लिए, तो हम तो बिल्कुल इन्हीं प्रैक्टिकल इक़दामात की तरफ जाएंगे और मैं समझता हूं कि यूथ को हम अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे। देखिए, जो प्रॉमिसेस हैं और जो वादे हैं और जो बातें आप अगर जितनी मर्जी हवा में करना चाहें आप कर सकते हैं। जिस तरह 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी के वादे किए गए लेकिन वो धरे रह गए, तो वो वाला हमारा काम नहीं होगा। अभी हम लोग मैनिफेस्टो बनाने के मराहिल में हैं और इसके अंदर हमारा फोकस यूथ ही होगा, क्योंकि 60 से 70% आबादी यूथ के ऊपर मबनी है पाकिस्तान में। तो यूथ ओरिएंटेड मैनिफेस्टो हम मंशूर लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर हम यूथ को अट्रैक्ट भी करेंगे और उसको अपनी तरफ जो है गामजन जरूर करेंगे नून की तरफ। और मैं समझता हूं हमारे पास यूथ के लीडर्स मौजूद हैं पार्टी में जो यूथ को अट्रैक्ट। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये आपके ख्याल में इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होगा या ये पार्टीज का इलेक्शन होगा? यानी ये पार्टी की वेव होगी, जैसे मियां साहब आए हैं तो उनकी वेव होगी जो आपको जिताएगी, या इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्टेबल्स की सियासत है वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। जब हर बंदे के हाथ में टेलीफोन है और सोशल मीडिया का एक्सेस है तो हर बंदा जो है वो एक तज्जिए पे या नतीजे पे ऑन हिज ओन पहुंच जाता है। तो यहाँ तो अब ये वाला माहौल है शहरों के अंदर के बाप बेटा और वो मामला जो हैं वो मुख्तलिफ सोच रखते हैं। तो ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन नहीं होगा, ये बयानिए का इलेक्शन होगा, ये पास परफॉर्मेंस का इलेक्शन होगा, ये जमातों का इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी हम मंशूर बना रहे हैं तो ये जो वादे, जो हवाई वादे हैं, ये उनका इलेक्शन भी नहीं होगा। इसमें मेरे अगर मशवरा अपनी जमात को यही है और इंशाल्लाह इसी पे ही हम काम कर रहे हैं कि वादे भी वो हों जो पूरे हो सकें और उसका एक लायमल हो कि कैसे वो पूरे होने। तो ये हकायक पे मबनी अगर हम बात करेंगे तो वो ज्यादा उसकी कबूलियत होगी, क्योंकि अवाम जिस मुश्किल में आज फंसी हुई है उनको झूठे वादे तो सारे कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम मामलात ऐसे कर देंगे, लेकिन आज आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है और बड़े चैलेंजेस हैं। तो अगर ऐसे वादे करके इलेक्शन में इस दफा मेरे नहीं ख्याल काम चलेगा, तो आपको हकायक पे मबनी जो है वो बातें करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बयानिए का और पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो। बहुत मेहरबानी राणा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो जो राणा साहब ने बातें की हैं और एक दो और इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने के लिए भारत दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की फर्जी झड़पों में शहादतें रोजमर्रा का मामूल हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के मुतालबे पर डटे हुए हैं। आलमी बरादरी की खामोशी से भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद मजालिम ढाने की शय मिल रही है।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हलकों के अंदर एक से ज्यादा बल्कि दो से ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स उनके पास हैं, लेकिन यही बात जो है वो उनके लिए नेगेटिव भी बन जाती है। हमने देखा 17 जुलाई 2022 को ऐसा हुआ। तो सही चीज साहब, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? यार जो नून लीग की क़यादत है ना, वो टिकटें वाला जो मामला है टिकटों वाला, उसको बड़ी अक्लमंदी के साथ टैकल कर रही है। जैसे 2022 मैं अभी बात क्यों करने नहीं लगा, हुआ वही ऐसे? 2022 में वो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था। उस वक्त टिकट दिए, वादा किया था सिर्फ एक दफ़ा टिकट देने का, वरना वो 22 बंदे जो 24 बंदे थे, 24 बंदों ने इधर आए थे हमजा शहबाज के साथ, 20 उनमें जनरल सीटों पे थे। तो वो उन्होंने कहा था भाई एक दफ़ा टिकट देंगे, वो दे दिया, वो वादा पूरा कर दिया। ये जो टूट के आए हैं इससे काम पार्टी में, ये भी इन्होंने इनके साथ कोई वादे वईद किए होंगे किसी दौर में, लेकिन वो इस तरह के वादे नहीं थे कि जनरल इलेक्शन जो होगा उसमें आपके साथ। इनका जो मैं बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, जो कहते हैं ना कि हम खबर बनाते होते हैं जनाब, असूली फैसला कर लिया गया टिकटों की तकसीम का। असूली फैसला जो है ना, जो फार्मूला है नून लीग का, कि जो 2018 में कामयाब हुए थे उन सबको दोबारा टिकट मिलना है। जो छोड़ गए पार्टी, मसलन गुजरांवाला में अंसारी को छोड़ गया या कुछ तरह के लोग छोड़ गए, उसके बाद वहाँ जो मजबूत तरीन कैंडिडेट है उसको, जो सीटें नहीं जीत सके थे वहाँ इलेक्टेबल्स, इस तरह का इनका फार्मूला है। और जहाँ दो दो कैंडिडेट हैं, ये वो नहीं होना कि जनाब ये वो जैसे 2022 में आप बात करेंगे जनाब वो मुखालफत शुरू कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, वो मना लेंगे मुखालफत, वो। देखिए जो साहब, मैं आपसे, आप इस बात को समझते हैं कि जो बंदा अपने हलके से इलेक्शन के हवाले से हार जाए बेशक, लेकिन अगर वो आउट हो गया एक बार तो उसको पता है मैं दोबारा इन नहीं हो सकूंगा, मुखालिफ अपनी जगह बना लेगा। सर उसके लिए बल्दियाती इलेक्शन आने हैं अभी। अच्छा, उनको कोई और किसी और जगह पे एडजस्ट करने की बात की बहुत जाएगी। सारे हम शीर हो सकते हैं, बहुत सारी 20 बंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 बंदे ऐसे हैं जो बराबर की टक्कर है ना, बराबर की साहब टक्कर। आप एग्री करते हैं चेशा से? मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूं बट मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून को इस वक्त पंजाब में और किसी का मुकाबला नहीं है, उन्हें खुद अपना ही मुकाबला है। चौधरी साहब की बात बिल्कुल बजाय है कि वो लोग जो आए थे उन्हें वन टाइम टिकट का कहा गया था, लेकिन होप्स तो रहती हैं, और स्पेशली जब आप उसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। और ये चैलेंज मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने वहाँ के इलेक्टेबल्स को एक एक जगह से इंक्लूड किया है, जो कि बिग विग्स हैं, हैवी वेट्स हैं, फिर तमाम कबाइल की रिप्रेजेंटेशन। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा अदरवाइज भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं थे, यही लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, नहीं थे। और अब वो सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ इलेक्टेबल्स, कितनी टोटल सीटें कितनी हैं, लेकिन बंदे कितने, कौमी में सबाई में तो रजिस्ट करना है यार, कितने अफराद में लश्कर रईसानी और जाम कमाल अगर एक ही हल्के से आ गए तो वो अप्लाई, और गालिबन ऐसा ही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चले अब ये तो फिर लीडरशिप की ज़हानत का इम्तिहान है कि वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं। चैलेंज बहरहाल अपनी चैलेंज। एक दौर में बलूचिस्तान असेंबली की 45 सीटें थी और 45 ही वजीर थे, 2-4 मशीर भी। अच्छा चले, वो तो जाहिर है कि अब जो हुकूमत की असेंबली बनती है, ये तो वजीरुल्लाह का होता है कि वो किस किस को वजीर रखता है, किस किस को नहीं रखता। बहरहाल अगर आप किसी पार्टी में रह कर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अपने हल्के से लड़ना चाहते हैं तो ये आपका हक है। पार्टी आपको टिकट देती है या नहीं देती, ये पार्टी क़यादत का हक है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।